नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशंस के बारे में, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्पष्टता जारी कर दी है और उसके बाद लगातार 8 पे कमीशन जो है वो सुर्खियों में है कि कब इसको जारी किया जाएगा और क्या कुछ होने वाला है। इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक राज्यसभा में जो पूछे गए क्वेश्चंस है उसका एक ब्यौरा जारी किया है। जो क्वेश्चंस है वो 22 जुलाई 2025 को राज्यसभा में अपने पूछे गए हैं और इसके साथ साथ इसमें हम बताने वाले हैं कि 8वां वेतन आयोग कब बनेगा, किन किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, महंगाई भत्ता, पेंशन, प्रमोशन में को लेकर क्या बदलाव किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम लेकर आए हैं जो 22 जुलाई 2025 में राज्यसभा में जो पूछे गए सवाल और वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उसके रिप्लाई के बारे में पूरी वीडियो। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है उसके आंसर और इसकी एक टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो है वो तैयार की गई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो पहला सवाल पूछा गया है श्री भुवनेश्वर कलिता जी ने कि वित्त मंत्रालय ये बताने की कृपया करें। यहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया है कि क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए विचार विमर्श विषय तैयार करने हेतु संयुक्त पारदर्शी स्वतंत्र राष्ट्रीय परिषद जो अपनी जिसको बोलते हैं JCM के कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उसके परिषद में क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं? यानी कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में जो टर्म एंड रेफरेंसेस को लेकर JCM जो है उसके क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं उसके बताने की यहाँ पर कृपया करें। उसके बाद दूसरे में पूछा क्या सरकार इन सुझाव पर विचार कर रही है। इसके साथ साथ बताया कि जो JCM है उसके बाद उस पर क्या विचार कर रही है जो मिले हैं उनके ऊपर। और तीसरे पूछा क्या सरकार आयोग के सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है, यानी कि जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें, यदि नहीं तो उसके कारण बताएं। अगर उनको शामिल नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर अपना रिप्लाई दें। तो उत्तर में यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री ने जो श्री पंकज चौधरी जी हैं उन्होंने अच्छा रिप्लाई दिया है और यहाँ पर जो सभी जवानों के जो डाउट्स थे उनको यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि सुझाव की तरफ से जो 8वें वेतन आयोग के लिए भेजे गए हैं वो क्या हैं। उसका जो है अनुबंध 1 में जो रेफरेंस है वो डाला गया है, जो आप आगे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो अपना जो परिषद है जो अपनी JCM है वो अभी तैयार होने वाली है, उसके जो ऊपर जो सुझाव मिले हैं उसको जो सुझाव अलग से इन्होंने एक अपेंडिक्स बनाया है उसके अंदर वो सुझाव डाल दिए हैं, जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किन किन के ऊपर एक्शंस लेने वाला है। यानी कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो जो पे कमीशंस के लिए वो मिल चुकी हैं, टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो है वो मिल चुका है और उस पर क्या है वो जल्दी ही प्रतिक्रिया आगे वीडियो में आपको पता लगने वाली है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनसे जो है इसके ऊपर इनपुट्स जो हैं वो लिए गए हैं। जो इनपुट्स थे जो हमने कंपाइल किए थे वो आगे भेजे जा चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि इसके ऊपर पे कमीशन के ऊपर जो है ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ है। और अब जो बात कर लेते हैं जो किन किन चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पर पे कमीशंस के ऊपर डिस्कस होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सभी केंद्रीय कर्मचारी, जितने भी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसमें जो इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, ऑल इंडिया सर्वेंट, जितने भी पैरा मिलिट्री, पोस्टल, जितने भी इसके अंदर जो हैं उन सबको इसमें क्या है उसमें शामिल किया गया है। और उसके जो इसके साथ साथ जो हैं सुप्रीम कोर्ट के हैं और रेगुलेटरी संस्थाएं हैं उनके वेतन और भत्ते की जो समीक्षा वो जो की जा रही है। इसमें जो है 1 जनवरी 2026 तक, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक लागू करने का जो वेतन पैकेज है वो निर्धारित हो रहा है। उसके ऊपर जो है विचार करना है वो अभी चला हुआ है कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें जो है आयोग और विकास जीवन अधिगम तो 65 साल काफ़ी परिवर्तन किया गया है। यानी कि यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो एक जो पुराना जो पेंशन का जो प्रणाली थी वो 65 साल से पुरानी जो वो चली आ रही थी उसको अभी क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ यहाँ पर बताया है कि जो न्यूनतम वेतन जो था वो उसको जो है अभी जो लिविंग वेज में जो रहते हैं उसमें जो पहले भी परिवार का था वो जो कम था अब उसको भी बढ़ा दिया जा रहा है। जो आप यहाँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो पहले जो था अपना जो है लिविंग का जो था वो पुराना 1957 से चला रहा था, जो अक्यार्ड फार्मूला जिसको बोलते थे, और उसको अभी बदलाव किया जा रहा है। उसमें जो परिवार के 3 थे वो भी यूनिट को बढ़ाकर 3.6 किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि जो लेबर डिपार्टमेंट है जो एक मिनिमम वेजेस निकालता है उस पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा और यहाँ पर बढ़त जो है एक अलग से देखने को
मिल जाएगी। उसके बाद आगे बताया कि जो 8वां वेतन आयोग है ये जो है वो लेवलों को मर्ज करने वाला है, यानी कि एक और 2 है, 3 है, 4 है और 5 और 6 जो ये लेवल्स हैं इन सब को जो है वो मर्ज करने की तैयारी में लगा हुआ है। उसके बाद एमएसईपी की जो स्कीम है उसके अंदर जो त्रुटियां रही हैं, जो एमएसईपी के अंदर जो गलतियां रही हैं, कम से कम 3 प्रमोशन का कार्यकाल सुनिश्चित करने वाला जो है 3 एमएसईपी वाला जो इसके अंदर जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद जो इंटरिम रिलीफ है वो तुरंत दिया जाएगा। यहाँ पर बताया जो इंटरिम रिलीफ सैंक्शन है वो इमीडिएटली जो है वो सेंटर के जो पेंशनर्स हैं उनको दिए जाने के ऊपर जो है वो विचार कर रहा है। उसके बाद जो महंगाई भत्ता है उस जो डीए और डीआर को है उसको तत्काल मर्ज करने के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। जो डीए और डीआर है उसको जब वो 50% से होता है या जैसे भी होता है उसको मर्ज करने के लिए इस पर भी पे कमीशन जो है वो अपना विचार कर रहा है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो है जो 7th सीपीसी की जो एनोमलीज़ हैं, जो पिछली बार गलतियां रह गई थी, उनमें भी अभी जो है उसको दूर करने के लिए विचार किया जा रहा है। जिस प्रकार डीएनआई, मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शंस, ये इस तरीके की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो 7th सीपीसी की जो गलतियां हैं उनको यहाँ पर जो है सुधार करने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। और उसके बाद पेंशन, ग्रेजुएटी फैमिली पेंशन को बेहतर किया जाने के ऊपर भी यहाँ पर वर्कआउट किया जा रहा है, ताकि जो रिटायरमेंट के बेनिफिट है, दैट कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है, फैमिली पेंशन है, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशंस, यानी कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो कम्यूटेशंस है वो जो अभी 15 साल तक है उसको 12 साल किए जाने पर भी विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा है। और इसकी एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशंस जो हैं वो आ रही हैं। और उसके बाद जो कमेटी है वो हर 5 साल में जो है एवरी 5 ईयर्स में जो है पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। जिस प्रकार से 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर बढ़ोतरी की जाती है इसी प्रकार इस पर भी बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में बताया है कि जो अपना जो सीसीएस रूल था वो 1972 है उसको एक बार फिर से लागू किया जाए और इसको एक बार रिविजन्स जो नए रिक्रूट्स जो हैं खासकर भर्ती होते हैं जो कि 1/1/2024 के बाद जो भर्ती हुए कर्मचारी हैं उनके लिए उसमें उसको लागू करने के ऊपर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। उसके बाद जो सीजीएचएस रिलेटेड मैटर्स हैं और एफएमए का जो मुद्दा है इसके ऊपर भी जो है बार बार जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए पेंशनर्स के लिए बार बार अपील आ रही हैं, एफएमए बढ़ाने की रिकमेंडेशनें आ रही हैं, तो उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। जो सीजीएचएस है इसे कैशलेस करने के लिए भी काफ़ी वो जो है रिकमेंडेशंस आ रही हैं। तो सभी कर्मचारी पेंशनरों को कैशलेस सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल जैसे कि तैयार करने के लिए इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उसके बाद बात करें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी जो हैं इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है। इसको अभी जो किया गया है कि अब तक आपको 12 तक मिलता था, अब इसे जो किया गया है पीजी तक किया गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी को जो है वो सीए दिया जाना चाहिए। जो अभी आपको 2 बच्चों पर 12वीं क्लास तक मिलता है उसे पोस्ट ग्रेजुएट किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आगे जो बताया टू रिव्यू द रिकमेंडेशन इंट्रोड्यूस टू सच एडवांस विच इज रिक्वायर्ड टू बी सर्कम ट्रांजिशन एडवांस टू बी द विच इज अबोलिश्ड, यानी कि इसके साथ साथ जो आपके जो रिस्क एंड हार्डशिप के जो जोखिम भत्ते हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाए और उसके जो एडवांस किया जाए उसको रिस्टोर किया जाए। और उसके ऊपर इसी के साथ साथ जो आप यहाँ देख सकते हैं जो दिया गया है इसको जो एक 365 डेज़ का जो बोला गया क्लॉक सिस्टम राउंड सिस्टम करके, इसको जो रेलवे के लिए भी खासकर बताया गया है क्योंकि वो बंदे क्या दिन रात उन्होंने काम करते हैं, उनके रिस्क एंड हार्डशिप को देखकर रेलवे वर्कर्स के लिए जो है इसको रिस्क एंड हार्डशिप को लागू किया जाए। हालांकि इंडियन आर्मी के लिए पहले से लागू हो चुका है तो उसमें भी एक बार रिविज़न करने की ज़रूरत है। जो रिस्क एंड हार्डशिप है, जो रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स जो तैयार किया गया था उसमें भी रिविज़न करने की ज़रूरत है और इसे एक बार फिर से कैटेगराइज करने की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत बताई गई है। उसके बाद इसमें बताया कि जो उसमें जो पार्शली जो कंडीशंस हैं उनको रिव्यू किया जाना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफेंस सिविलियन कर्मचारी हैं जो स्पेशल जोखिम भत्ता जो इंश्योरेंस मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि वो क्या हथियार और केमिकल गोला बारूद इन सब से जो है वो डील करते हैं, तो उस स्थिति में जो है उनके लिए कुछ अलग से जो है इसमें जो पे कमीशन में है उसको ऐड किया जाए ताकि उनको भी इसके ऊपर जो है रिस्क एंड हार्डशिप मिल सके। तो इस प्रकार एक बार पे कमीशन ने एक प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। इससे साफ कर दिया है कि सरकार ने जो ये सुझाव जो मिले हैं वो पेंशनरों के लिए या सर्विंग के लिए हितकारी हैं और इसमें जो पे के लिए जो एक फैक्टर है वो 1.92 का जो मैक्सिमम जो तैयार कर दिया गया है ताकि जवानों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर एक आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं या फिर आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। तो ऐसी और उपयोगी
जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद है और किस प्रकार इसका निपटारा किया जाएगा और किस प्रकार सरकार इसमें आपको देने वाली है। यानी कि अभी लगभग टर्म ऑफ रेफरेंसेस तैयार हो चुके हैं। जो आपके सजेशंस थे वो भी आगे भेज दिए जा चुके हैं। जो आपके कमेंट्स जो आपसे हमें प्राप्त हुए थे उन्हें भी आगे भेजा जा चुका है। तो इस प्रकार 8वां वेतन आयोग अभी तेज़ी पकड़ चुका है और जल्द ही आपको हो सकता है कि वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।